पाएगा कॉलोनीज का, और उतना ही अपनी जनता को दे पाएगा। उतना कौन पीना था, शोषण करना। शोषण करना मतलब जितना इंग्लैंड के लोग इकट्ठा होंगे, जितना उनमें राष्ट्र की भावना प्रबल होगी, उतने वो सफल साम्राज्यवादी देश बनेंगे और उतनी उनकी सफलता बढ़ेगी। तो एक होने की भावना प्रबल होगी या होगी नहीं? बिल्कुल। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम एग्रेसिव नेशनलिज्म। हिटलर के समय क्या होगा? उग्र राष्ट्रवाद, जर्मनी ओनली एंड जर्मनी ओनली। तो इंग्लैंड कहेगा नो नो नो, जर्मनी नहीं, ग्रेट ब्रिटेन, हम ग्रेट हैं, आप ग्रेट नहीं। तो कैसे तय होगा कि कौन ग्रेट है? वार। सो दैट लेड टू एग्रेसिव नेशनलिज्म। अगर आप कहें कि हमको भारतीय होने पे गर्व, अच्छी बात है, भारत जिंदाबाद, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन कहे कि बाकी देश मुर्दाबाद, फिर क्या होगा? तो वो कहेंगे यू मुर्दाबाद, नहीं हमारा जिंदाबाद। तो ये कंफ्लिक्टिंग हो जाएगा, नेशन स्टेट्स के इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट करेंगे, तो उससे वार इज द कल्मिनेशन ऑफ दैट कंफ्लिक्ट। तो इसीलिए समय के साथ साथ ये उग्र राष्ट्रवाद हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। और जब राष्ट्रवाद उग्र हो जाए तो क्या होगा? वार। राष्ट्रवाद अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस, एनीथिंग एक्सेस इज बैड। प्यार अच्छी बात है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाए? बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा उग्रता, बहुत ज्यादा रेडिकलिज्म। एनीथिंग एक्सेस इज बैड। ज्यादा अमृत भी पी लेंगे तो क्या होगा? नहीं, ज्यादा अमृत पी लेंगे तो, ज्यादा कम नहीं, तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो पॉइंट इज एनीथिंग एक्सेस इज बैड। तो अगर राष्ट्रवाद अच्छी बात है, लेकिन अति राष्ट्रवाद, अग्रेसिव राष्ट्रवाद, सबसे लड़ाई होती रहेगी, सारे राष्ट्रों से भिड़ते रहेंगे, क्या होगा? अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट था ट्रम्प के सामने कि बाय द अमेरिका फॉर द अमेरिका, इस समय जो है वो तो कॉन्सेप्ट वो ठीक है क्या इस समय के लिए? नहीं, सही गलत का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। वो तो उसी सर्टिफिकेट, उसी के बेसिस पे चुनाव जीते, वहां का जनादेश वही था, वही जनादेश अब पलट गए। तो सही गलत का सर्टिफिकेट कोई किसी को नहीं दे सकता। बात यह है कि जो अमेरिका जो फर्स्ट का नारा वो दिए और उस पर सफल हुए पिछले चुनाव में, उसका रीजन ये था कि अमेरिका, वो मानते थे कि अमेरिका काफी जेनरस हो रहा है, अमेरिका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर रहा है वर्ल्ड के पर। हाँ, यूनेस्को में फंड दे रहे हैं, WHO में फंड दे रहे हैं, और सारा हमारा फंड ज्यादा, हमारा सब्सक्रिप्शन ज्यादा, और सारा खर्च हो रहा है गरीब देशों में। हम अपने एक्सपेंस पे क्यों करें? हम अफगानिस्तान में क्यों गए? दुनिया की ठेकेदारी हम ही क्यों उठाएं? बाकी देश क्यों नहीं उठा रहे हैं? नाटो में हमारी सेना मर रही है, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी, ईरान में डेमोक्रेसी लाने के लिए हमारा ही ज्यादा नुकसान क्यों हो? तो एक पिछले बार था ऐसा, ओबामा ऐसा नहीं मानते थे, बोलते थे कि नहीं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हम सुपर पावर, तो हमारी वैश्विक जिम्मेदारियां भी ज्यादा होनी चाहिए। तो सही गलत की बात नहीं है, बात है कि नेशनलिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑलवेज कम्स। जैसे अभी मोदी जी के समय भी राष्ट्र कल्चरल नेशनलिज्म पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि जो हमारी ऐतिहासिक मेमोरी है उस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। राष्ट्रवाद, सेना नहीं, बीजेपी ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएगी ना, इनर क्लास, इनर कास्ट मुद्दे को नहीं, पूरे राष्ट्र की बात, सफाई पूरे देश के लिए, टेररिज्म पूरे देश के लिए नहीं, सेना पूरे देश के लिए। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहेगी? नहीं नहीं, मजदूर, ये सब पूरे देश के भुलाए नहीं, ये मजदूर है और ये भूल गए, ये किसान और ये जमींदार, ये पूंजीपति, ये अंबानी अडानी और ये मजदूर, इनको मत भूलिए। इनर क्लास कॉन्ट्रडिक्शन को देखिए। And rightist parties will be focusing more on the national issues. Sometimes it become aggressive nationalism. वो आगे क्या आएगा? तो खैर, राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो है वो समय के साथ बदली है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन सुना आपने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन changed the notion of nation. Earlier nation was identified by the honor of the prince. फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को मजबूत करने में सबसे इंपॉर्टेंट रहा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले लुई 14 और लुई 16 क्या कहते थे? आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य। और फ्रांस के द पीपल ऑफ फ्रांस वेर सब्जेक्ट्स ऑफ फ्रेंच किंग। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे बिकम सिटीजन्स ऑफ फ्रेंच नेशन स्टेट, सब्जेक्ट
और सिटीजन में अंतर होता है। सब्जेक्ट प्रजा हो गई, जबकि सिटीजन नागरिक हो गया। सब्जेक्ट को टोटली सबजुगेटेड टू द स्टेट, लेकिन सिटीजन को राज्य के खिलाफ भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ना, राज्य के खिलाफ। तो पॉइंट इज दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द नोशन ऑफ नेशन चेंज्ड। डेमोक्रेसी के साथ नेशन के कॉन्सेप्ट में बदलाव आया कि नहीं, नेशन की पहचान जनता से होगी, हम भारत के लोग। प्रेम्बल पढ़ा है और वी पीपल ऑफ द इंडिया, और अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव इट टू आवरसेल्फ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में हमारे आई कार्ड नहीं है। तो नेशन का कॉन्सेप्ट समय के साथ बदलेगा। शुरुआत में रेस के आधार पे, फिर लैंग्वेज के आधार पे, यूरोप में अलग, पाकिस्तान में अलग, इंडिया में अलग, ईरान में अलग। तो लेकिन नेशन स्टेट तो रहेगा ही मॉडर्न टाइम। सो व्हाट इज नेशन? इज इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब एक होने की भावना कैसे होगी प्रबल? एक होने की भावना, we are still nation making because our modernization was quite late, our renaissance was quite late. First modern man of India was Raja Ram Mohan Roy. First modern man of India was Raja Ram Mohan Roy. तो नेशन में दो कंपोनेंट्स हो गए। क्यों एक होने की भावना होगी बताएं? चलिए भारत की बात करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर गांधी को श्री राजगोपालाचारी से बात करना है तो तमिल सीखें। सीआर दास को अगर गांधी पटेल से बात करना है तो गुजराती सीखें। केलप्पन से बात करना है तो क्या मलयाली सीखें। रानी गेटलियू से बात करना है तो क्या मणिपुरी सीखें। सुभाष चंद्र बोस से बात करना है तो बंगाली सीखें। कितनी भाषा सीखेंगे भाई? सभी लोग तो नरसिम्हा राव है नहीं, वो भी 8 ही लैंग्वेज जानते थे। और भारत तो लिंग्विस्टिकली मोस्ट डाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। 1400 से ज्यादा डायलेक्ट्स इंडिया में। हर कोस्ट पे बदले पानी और हर 4 कोस्ट पे बदले वाणी। वाणी मतलब भाषा। तो एक होने की भावना कैसे होगी? वो बोलेंगे तमिल, ये बोलेंगे गुजराती, ये बोलेंगे हिंदी, ये बोलेंगे ये। क्या वैसे ही हो गया तमिल जैसे इंग्लिश हो। तो जब वो ब्रिटिश आएंगे, वो भारत के रजवाड़ों को इकट्ठा करेंगे जोर दम पे। रेलवे आएगी, सबको जोड़ेगी। भाषा एक इंग्लिश आएगी जो सबको जोड़ेगी। कम्युनिकेशन गैप होगा, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्रिटीज बढ़ेगी, तब एक होने की भावना आएगी, प्रबल होगी या नहीं? एक क्वेश्चन आता है कि भारतीयों ने ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियां ब्रिटिश हथौड़े से तोड़ दिया। सुना है आपने? इंडियंस ब्रोक British shackles of slavery by British hammer. ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियां और ब्रिटिश हथौड़ा। ये ब्रिटिश हथौड़ा क्या है? Whatever they introduced for their purpose, we used for our purpose to cement nationalism. रेलवे उन्होंने अपने व्यापार के लिए लाया, लेकिन इसने हमारे राज्यों को जोड़ दिया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ उन्होंने अपनी सुविधा के लिए लाया, लेकिन उसने हमें जोड़ दिया। इंग्लिश को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज अपने सुविधा के लिए बनाया, लेकिन इसने हमारे सारे कम्युनिकेशन गैप खत्म कर दी। नहीं, तभी तो एक होने की भावना प्रबल होगी। तो जो चीज उन्होंने अपने लिए किया वो हमने। अब बैलगाड़ी से जाएंगे चेन्नई अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, कितने दिन में पहुंचेंगे? तो कांग्रेस अधिवेशन ही नहीं होगा, प्रस्ताव ही पास नहीं होगा, इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन अपने लाया, लिबरल डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म अपने लिए वेस्टर्न शिक्षा लाई, लेकिन उससे हमारे लोगों को लगा क्या, जब शिक्षित हुए तभी तो लगा कि गुलाम है, वरना इग्नोरेंस वाज ब्लिस। पहले अज्ञानी थे तो ठीक है, गुलाम भी है तो पता नहीं, हाँ कोई है ऊपर शासन कर रहा है राजा जैसा, वो भी ब्रिटिश है, नहीं तो पता नहीं था कि वो और पहले वाले में अंतर है। ये अपनी उनका मदरलैंड इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड के लिए काम करेंगे, वो इंग्लैंड चले जाएंगे, जबकि यहाँ की राष्ट्रीय सरकार यहाँ के लोगों द्वारा होगी, यहीं के लिए काम करेंगे, वो वापस नहीं जाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट। सो नेशन का एक होने का बोध किसमें होता है? आपस में लोगों में। सो नेशन हैज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डायमेंशन। Internally, the members of the nation have feelings of oneness based on shared historical memories,
shared historical memories, shared territory, shared political aspirations, and shared interest. एक होने की भावना क्यों है? What is the basis of oneness? एक होने की भावना क्यों आई? क्योंकि हमारी ऐतिहासिक स्मृतियां समान है या नहीं? अशोका, अकबर सबके लिए ग्रेट है, चाहे किसी स्टेट के हों, किसी भाषा के हों, किसी लैंग्वेज के हों, किसी धर्म के हों। हमें सभी भारतीयों को अपने इतिहास पे गर्व है। इसीलिए भारतीय बार बार क्या कहते हैं, हमारे इतिहास को देखो, ग्लोरियस इतिहास है, अशोका, अकबर, इतना रिच हेरिटेज है। अमेरिकन क्या कहते हैं? लिव विद द प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ जाइए, फ्लैशबैक में मत जाइए। तो इंडियंस क्या कहेंगे? आपका इतिहास ही छोटा है तो आप कैसे बात कर सकते हैं इतिहास की? तो रहे कि आप इतिहास में क्यों चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, वर्तमान में रहते नहीं। तो द शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरीज है हमारी, इसलिए तो हमारी ऐतिहासिक मेमोरी एक समान है और उसका असर भी है। यज्ञ लेटर वैदिक काल से ही कर रहे हैं, मूर्ति पूजा जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड से ही कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं। तो शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरीज है हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में, वो चला आ रहा है, शेयर्ड है। अमेरिका में तो ऐसा तुलसी की पूजा होती है, या उनके जो पीपल वृक्ष उनके पूजा हो। तो हमारी हिस्टोरिकल मेमोरीज का कॉमन है, टेरिटरी कॉमन है। अब मणिपुर जाने के लिए वीजा तो नहीं चाहिए, बेंगलोर जाने के लिए तो वीजा नहीं चाहिए, टेरिटरी कॉमन। पॉलिटिकल एस्पिरेशन कॉमन है, सबको बनना है सुपर पावर। आसाम के लोग हों, चाहे कर्नाटक के लोग हों, चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, हर कोई क्या चाहेगा कि इंडिया सुपर पावर बने। ये ना कहे इंडिया को कि इंडिया इज ए डेवलपिंग पुअर कंट्री, इंडिया इज आल्सो सुपर पावर। तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन कॉमन है और इंटरेस्ट कॉमन है, एक ही नाव पे सवार। अगर आतंकवादी कोई बड़ा हमला करके किसी प्लांट को उड़ा देते हैं तो आपको लगता है मुझे क्या मतलब, प्लांट में जो एम्प्लॉय होंगे या प्लांट का जो मैनेजमेंट होगा उन्हीं को नुकसान हुआ, हमें क्या? ऐसा है क्या? वो नुकसान आप ही के टैक्स से भरा जाएगा। तो हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। अगर नुकसान हुआ तो पूरे राष्ट्र का नुकसान हुआ। आप कहेंगे अगर सड़क तोड़ दिए तो हमारा क्या है, सड़क तो हमारा सड़क तो था नहीं, आपका सड़क, तो उस सड़क टूटने से आपकी भी एक्टिविटी प्रभावित होगी, तो वो पूरे राष्ट्र का नुकसान है। हमारा इंटरेस्ट कॉमन है नहीं? तो दिस इज व्हाट द फीलिंग अमॉन्ग द मेंबर्स, अमॉन्ग पीपल, and external separateness from others, separateness from others। external dimension है कि दूसरे से हम अलग हैं। India as a nation state is different from Pakistan, is different from Brazil, different from America। तो ये दोनों डायमेंशन नेशन का समझ में आ गया। नेशन क्या है समझ में आया नहीं आया? नेशन पहली बात है, इसको सम अप में कर दो निचोड़, कि नेशन का रूट वर्ड नेशियो है, जिसका मतलब रेशियल ग्रुप होता है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी अवधारणा में परिवर्तन आया। यह एक वैसा ग्रुप है जिसके सदस्यों में एक होने की भावना होती है इन सब समानता के कारण, और दूसरे से अलग होने की भावना। और इसका विकास मॉडर्न काल से हुआ, ना कि प्राचीन काल से, ना कि मेडिवल काल से। क्यों विकास हुआ? क्योंकि बड़े राष्ट्र राज्य तभी संभव होंगे जब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी आई, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बैलगाड़ी से तो कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। So this is how nation is a modern concept. India is a nation state, is it or not? Yes, sir. तो इंडिया एक नेशन स्टेट है, इंग्लैंड एक नेशन स्टेट है, लेकिन आधार अलग अलग है। पाकिस्तान भी नेशन स्टेट है। आपने सुना होगा जिन्ना का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, सुना है? 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम ये सिर्फ दो अलग अलग धर्म ही नहीं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं और इनके हित एक साथ सम्मानित हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारा अलग राष्ट्र बनेगा धर्म के आधार।
तो हमने कहा कि नहीं, हमारा तो भाई मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस, डाइवर्स नेशन स्टेट है, बेस्ड ऑन मल्टीकल्चरलिज्म, हमारा ये। तो सभी जगह अलग अलग नेशन, दिस इज हाउ नेशन डेवलप्ड। और नेशन की भावना प्रबल होगी समय के साथ साथ, और नहीं क्यों होगी? जितना ज्यादा इकट्ठा रहेंगे, एक होने की जितना भावना रहेगी, उतना ही तो ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। इंग्लैंड के लोग इकट्ठा ना हो तो क्या होगा? ज्यादा साम्राज्य बना पाएंगे? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ 71 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया, नहीं? यही तो जर्मनी का रोना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी। आप 71 देशों का खून पी रहे हैं, हमें 3 ही देशों का खून पीने को मिल रहा है। आपके तो साम्राज्य में सूर्यास्त ही नहीं होता है, और हमारे यहां तुरंत सूर्यास्त हो जाता है। दोबारा बंटवारा होना चाहिए। तो इंग्लैंड और फ्रांस क्या कहेंगे? ओल्ड इंपीरियल कंट्रीज। वे आपका यूनिफिकेशन लेट से हुआ, 1871 में बिस्मार्क ने किया, आपका भी लेट से हुआ 1871 इटली गैरिबाल्डी और कैरोज ने किया। ये हमारी गलती है। आप इस होड़ में देर से शामिल हुए, हमारी गलती है। जो हमने पहले बना लिया हम अब छोड़ेंगे तो वो बोलेंगे कि फिर हम कहां जाए? पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका, पूरा लैटिन अमेरिका तो घेर लिया, अब चांद पे जाए साम्राज्यवाद बनाने में? किसको शोषण करेंगे वहां पे? इसी में से बंटवारा करना पड़ेगा। तो मेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वैसे कई कारण है, लेकिन मेन कारण क्या है? स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज। कॉलोनीज को लेकर बंदर बांट। ये तो भारी असमानता है। आपके 71 खून पीने वाले देश और हमारे सिर्फ 3। आपके 71 होता है, हमारे 65 होते, तब चलता थोड़ा बराबरी। आप इतना खून पी रहे हो, हम इतना सिर्फ खून पी रहे। तो मेन रीजन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज, एंड दैट टू कपल्ड विद एग्रेसिव नेशनलिज्म। इसमें उग्र राष्ट्रवाद आया। उग्र राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद से क्या होगा? दूसरे देशों से युद्ध तय। दिस इज हाउ वी हैव टू कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशन। नेशन समझ में आ गया? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है, क्योंकि ये चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। सोसाइटी भी तो ग्रुप है, नेशन भी तो ग्रुप है, स्टेट भी तो ग्रुप है, गवर्नमेंट भी तो ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप्स भी तो ग्रुप हैं, सोशल मूवमेंट भी तो ग्रुप है, प्रोटेस्ट मूवमेंट भी तो ग्रुप है। सर, नेशन और स्टेट में कॉमन डिफरेंस अगर बोला जाए तो क्या होना चाहिए? बहुत सारे डिफरेंस है। मैं समझ कर, पहली बात है कि नेशन जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जबकि स्टेट जो है वो एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। तो दूसरी बात ये है कि नेशन का जो बेसिस है वो साइकोलॉजिकल बॉन्ड है, जबकि स्टेट लीगल कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात है, नेशन का रूट टूवर्ड नेशियो है, जबकि स्टेट के 4 एलिमेंट पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी है। ठीक है, तो स्टेट पहले है, स्टेट था, है, रहेगा जी सर। लेकिन नेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और आज भी सिंगापुर अभी भी सिटी स्टेट। स्टेट तो हमेशा था, है, रहेगा। स्टेट तो हो ही नहीं सकता। स्टेट जिस दिन खत्म, उस दिन हमारे और जानवरों में फर्क खत्म। मैन इज द वर्स्ट एनिमल विदाउट स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉज। किसने कहा? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल ने कहा। मैन इज द वर्स्ट एनिमल। इंसान से खराब जानवर पूरे प्लेनेट पे नहीं है। जानते? इंसान जो खराब से खराब काम कर सकता है वो दूसरे जानवर सोच भी नहीं सकते। इंसान के दिमाग का फितूर इतना खराब है। और कुछ अपवादों को छोड़ दें, मछली या कुछ सांप को छोड़ दें, तो कोई भी दूसरा जानवर अपने ही जानवर का शरीर नहीं खाता है, इंसान खाता है। आप बोलेंगे यहां तो नहीं खाता, झारखंड में कोई खाता है। अफ्रीका चले जाइए तो इतना खराब एनिमल है मैन। इतना खराब होने के बाद, सबसे खराब होने के बाद, इसी के लाइफ में सबसे ज्यादा सर्टेनिटी है। यही मेनली प्लेनेट को रूल कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज हम बाकी एनिमल से थोड़ा अलग है। वी आर मोर क्रेनियल कैपेसिटी, सो वी कैन अप्लाई रैशनलिटी, तार्किकता हम लगा सकते हैं। सो मैन इज रैशनल, अदर एनिमल्स आर नॉट। मैन इज फिलोसोफर, अदर एनिमल्स आर नॉट फिलोसोफर्स। आर डॉग्स फिलोसोफर्स? क्यों?
डॉग्स फिलोसफर नहीं है। हैव यू सीन डॉग्स मेकिंग 5-year plans, फ्यूचर प्लान्स? नहीं। फिलोसफी मीन्स मदर ऑफ ऑल साइंसेस। हायर थॉट, नोबल थॉट, हायर आइडियल्स टू बी अचीव्ड, उच्च आदर्शों को पाना, उच्च ऑब्जेक्टिव्स रखना। कि हम पहले तो फिलोसफी था कि हम भी उड़ सकते हैं, सो रियलिटी तो नहीं था। पहले सोचा ना, फिर तो एरोप्लेन बनाया ना, तो सोचा फिर चांद पे भी कदम रख सकते हैं, फिर तो रॉकेट बनाया ना। अब चांद पे पहुंच गया, अब कहां? मंगलयान, उसके बाद कहां? और ऊपर शुक्र में जाने। तो मैं फिलोसफी के चलते हायर थॉट कम्स फर्स्ट and then it is translated into action. Other animals are not. Man has capacity to be moral, they have not. Man has established language to communicate, to improvise, to apply collective rationality, they have only symbolic language. नहीं, इंसान के पास ये सब अंतर है, हमारे पास एक स्थायी established language है। अदर एनिमल्स का स्थापित लैंग्वेज नहीं। जैसे अक्षय कुमार बोल देंगे भाई डॉग के पास वो करेगा भावनगर है, तो वो करेगा वो बोल देंगे, लेकिन वो एस्टैब्लिश लैंग्वेज तो नहीं हुआ ना। आपस में वो बैठ के सभा करें, आपस में बैठ के सरकार चुने, आपस में बैठ के कानून बनाए, संसद बैठे सारे डॉग्स और फिर अपना कानून बनाए, ऐसा है। तो इसी के कारण मैन का ये सब डिफरेंसेस हैं अदर एनिमल्स के चलते। तो ये स्टेट क्या हो गया? एंशिएंट। नेशन क्या हो गया? पहली बात। दूसरी बात, स्टेट क्या है? लीगल कॉन्सेप्ट, जबकि नेशन क्या है? साइकोलॉजिकल। दूसरी बात। तीसरी बात, स्टेट के कितने एलिमेंट हैं? 4। कौन कौन से? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। और नेशन के कितने कंपोनेंट हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है। और जब एक होने की भावना होती है तो इन एक होने की भावना वाले लोगों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, इसीलिए नेशन स्टेट। इस बड़े ग्रुप में जब एक होने की भावना होगी तो एक सॉवरेन अथॉरिटी के अंदर आएगी और इसी से नेशन स्टेट का निर्माण। समझ में आया या नहीं आया? तो दैट इज नेशन का बेसिस कहीं पे रेस है, कहीं पे कल्चर है, कहीं मल्टी कल्चरल है, कहीं रिलीजन है, कहीं पहले आया, कहीं बाद में आया। हम अभी भी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में हैं। ये सिमेट्रिकल नहीं, कभी नेशन उग्र राष्ट्रवाद हो गया। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा समझना बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्र समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी इंटरनेशनल रिलेशन समझ में नहीं आएगा। अब राष्ट्र समझ में आ गया, व्हाट इज नेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी भी तो ग्रुप है। इंजीनियर्स एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, फार्मर्स एसोसिएशन, वो भी तो ग्रुप है। तो क्या वो नेशन हो गया? लेकिन ग्रुप तो वो भी है, ये भी ग्रुप है। तो उस ग्रुप और इस ग्रुप में क्या फर्क है? उस ग्रुप में कोई सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, फार्मर्स एसोसिएशन के कुछ लीडर्स होंगे, लेकिन उनका सॉवरेन लीगल अथॉरिटी नहीं। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। इज क्लियर और नॉट? नेशन अब क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी बाकी ग्रुप से चूंकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है। व्हाट इज सोसाइटी? ऐसे तो फैमिली भी ग्रुप है, तो क्या वो नेशन स्टेट हो गया? हमारी फैमिली एक ग्रुप और ये नेशन स्टेट, इसमें इनको संप्रभु पावर नहीं। फैमिली में भी हेड होता है, लेकिन वो तो नेशन। सो व्हाट इज सोसाइटी? इन सिंपल लैंग्वेज, सम टोटल ऑफ रैशनल इंडिविजुअल्स। सोसाइटी क्या है? कई इंडिविजुअल्स का जोड़ को ही सोसाइटी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज। लेकिन सिंपल लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ एलिमेंट्री बात। अब आगे बढ़ेंगे। तो सोसाइटी में कौन कौन से ग्रुप्स हैं? फैमिली, पहली सोसाइटी कौन है? फैमिली। These are different layers of socialization. Socialization जानते हैं? सामाजिकीकरण। आपके बिहेवियर, आपकी वैल्यूज, आपका आचार व्यवहार, नेचर, सिग्नेचर में बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी फैमिली का है या नहीं? उसके बाद सेकंड स्टेज सोशलाइजेशन का कौन?
नेबर्स बिल्कुल, और रिलेटिव्स, और दोस्त, पीयर ग्रुप्स, और किसका प्रभाव है? स्कूल, कॉलेज, और किसका प्रभाव है? प्रेशर ग्रुप्स। अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में है उसका ग्रुप बनाते हैं, कभी धर्म के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, कभी व्यवसाय के आधार पे ग्रुप बनाते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ग्रुप है। These are the layers of socialization. Whatever personality you have, it is due to socialization in different layers of the society. आपकी बहुत सी आदतें आपसे फैमिली से ली हुई हैं, आपके बहुत सारे वैल्यूज आपके रिलेटिव से लिए गए, आपके बहुत सारे चीजें आपने स्कूल और कॉलेज में सीखा है, आपकी बहुत सारी चीजें आपने अपने दोस्तों से प्रभावित हुआ है, बहुत सी चीजें जो आप ग्रुप में जाते हैं उससे प्रभावित होते हैं, और बहुत बार आप पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो वहां किसकी बात होगी? पॉलिटिक्स की ज्यादा बात होगी, मौसम की ज्यादा बात होगी कि आज ठंडी ज्यादा है, कम है, वहां क्या होगा? पॉलिटिकल इशू पे बात। मोदी ठीक या गलत, सरकार ठीक या गलत। So these are different layers of socialization which transferred from one generation to another generation. सोसाइटी समझ में आया? इन नटशेल सोसाइटी पढ़ने के लिए पूरा सोशियोलॉजी है, लेकिन यहाँ इन शॉर्ट सोसाइटी इज दिस। सोसाइटी में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। सोसाइटी को सम टोटल ऑफ रैशनल इंडिविजुअल्स कहें, व्यक्तिवादी, या सम टोटल ऑफ ग्रुप्स कहें। कोई कहते नहीं सोसाइटी इंडिविजुअल्स का समूह नहीं है, ग्रुप्स का समूह। तो दोनों बातें सही है। दिस इज एटॉमिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी, दिस इज ग्रुप प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी समझ में आ गया? अब सोसाइटी तो चींटियों में भी है, मधुमक्खियों में भी है, हाथियों में भी है। तो उनकी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में क्या फर्क बताइए? बोलते हैं ना सिविल सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी, बोलते हैं इस समाज में ऐसा होता है, इस समाज में ये होता है। तो सोसाइटी जो है उसमें दिस इज ये जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, चींटियों वाली सोसाइटी सोसाइटी है लेकिन सिविल सोसाइटी नहीं। व्हाट इज सिविल सोसाइटी? सुना आपने? सिविल वर्ड, सिविल वर्ड आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, इसलिए एक बार इसकी सर्जिकल स्ट्राइक कर ही दीजिए। सिविल वर्ड हर समय आ जाएगा घूम फिर के, कभी आ जाएगा सिविल सोसाइटी, कभी आ जाएगा सिविल सर्विसेज, कभी आ जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, कभी आ जाएगा सिविल लिबर्टीज, कभी आ जाएगा सिविल वार। सिविल वार, सिविल वर्ड पीछा नहीं छोड़ेगा। कभी आएगा सिविलियंस, मिलिट्री मैन, कभी आ जाएगा सिविल सर्विसेज। ये सिविल क्या होता है? कभी जाएगा सिविल वर्क, व्यवस्थित। व्यवस्थित। सिविल के दो अर्थ हैं, एक सैनिक नहीं, एक सिविल का मतलब होगा सिविलाइज्ड से, यानी सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा सरकार का कानून तो नहीं आता, फैमिली में, आपसदारी में, मोहल्ले में, सोसाइटी में लोग आपस से भी काम कर लेते हैं, हर समय तो लॉ की जरूरत नहीं। तो दिस इज सिविलाइज्ड, सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है। दूसरा अर्थ होता है डिफरेंट फ्रॉम मिलिट्री सर्विस के सिस्टम, मिलिट्री। तीसरा अर्थ होता है ऑटोनोमस फ्रॉम स्टेट। और चौथा अर्थ होता है लिबर्टीज इन इंडिविजुअल, लिबर्टीज एज एन प्राइवेट इंडिविजुअल। सिविल का कई अर्थों में प्रयोग होता है और ये वर्ड पीछा छोड़ेगा नहीं, इसीलिए इसको फिनिश करना जरूरी है। ठीक है। आप जब कहते हैं सिविल सर्विसेज, तो दिस इज टू सर्व सिविलियंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज। समझ में आया या नहीं आया? तो मिलिट्री सर्विसेज से फर्क करने के लिए इसको सिविल सर्विसेज कहते हैं। जब आप कहते हैं सिविल लिबर्टीज, तो लिबर्टीज एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल। सिविल लिबर्टी सुना है आपने? एक निजी व्यक्ति होने के नाते
जो हमारे अधिकार होते हैं उसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी चाहे तो दौड़े, चाहे तो रन करे, चाहे तो वॉक करे, चाहे तो जो मर्जी करे, हाँ, लेकिन माई लिबर्टी शुड नॉट ब्रीच द लिबर्टी ऑफ द अदर। आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दैट शुड नॉट बी आई डोंट हैव लाइसेंस टू गिव पॉइजनस स्पीच। मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन क्या जहरीला भाषण दे के दंगा फैलाने का लाइसेंस है अभिव्यक्ति के नाम पे? कि नहीं मुझे तो मीठी बात करने आती ही नहीं, मुझे जहरीला ही बात करने आता है। नहीं तो जो प्राइवेट बॉडी हो गया, माइंड हो गया, जो सोचे वो कर सकते हैं, जो सोच के कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल किससे दोस्ती करें, किससे दुश्मनी करें, किन से एग्रीमेंट पे साइन करें, किस एग्रीमेंट पे नहीं साइन करें, किस प्रोफेशन को अपनाएं, किसको नहीं अपनाएं, एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल हमारा अधिकार है। तो सिविल लिबर्टीज यानी जब प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में, सिटीजन के रूप में तो पॉलिटिकल राइट्स हो गए, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में सिविल राइट्स हो गए, सिविल लिबर्टीज हो गए, सिविल सर्विसेज और ऑटोनोमस फ्रॉम स्टेट। ऑटोनोमस मत के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मोर एंड मोर डिसीजंस दे विल टेक ऑन देयर ओन, एंड सेकंड इंटरफेरेंस ऑफ हायर अथॉरिटी वुड बी लेस। ऑटोनोमस के दो कंपोनेंट हो गए। तो सिविल सोसाइटी क्या हो गई? सेकंड क्या बोले सर ऑटोनोमस में? ऑटोनॉमी इज नॉट इंडिपेंडेंस। ओके। कई बार ऑटोनॉमी को लोग इंडिपेंडेंस से कंफ्यूज हो जाते हैं जी। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता। जी। स्वायत्तता के दो तत्व होते हैं, एक कि स्वायत्त बॉडी या स्वायत्त इकाई ज्यादा से ज्यादा स्वयं डिसीजन लेगी, हायर अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में नहीं। ओके। और दूसरा, हायर अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस कम होगा, जीरो नहीं। ओके। यहां तो जीरो इंटरफेरेंस, ना कंट्रोल, ना रेगुलेशन, कुछ भी नहीं। तो सिविल सोसाइटी ऑटोनोमस है, जिसको सरकार सिर्फ रेगुलेट करती है, कंट्रोल नहीं। ओके। वो ऑटोनोमस है। जम्मू कश्मीर को ऑटोनोमस दिए, ऑटोनॉमी पहले दिए हुए थे 370 के तहत, अगस्त 2019 से पहले। ज्यादा से ज्यादा मामले में आप खुद डिसीजन लीजिए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की सरकार दखल नहीं करेगी, लेकिन अलग नहीं होने थी। हाँ, तो ऑटोनॉमी कई लोगों को जैसे ट्राइबल सोसाइटी में भी दी जाती है, शेड्यूल 5 और 6 के तहत। वह आपके कस्टम है, आपके राइट्स हैं, आपके परंपरा है, उसको आप मानिए, तो अपना सेल्फ रूल कीजिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए, हम तुम्हारे थोपेंगे। तो ऑटोनॉमी है, क्षेत्र को, वर्गों को, विशेष तरह के लोगों को ऑटोनॉमी दी जाती है। पब्लिक सेक्टर को ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑटोनॉमी, आप ज्वाइंट वेंचर कीजिए, ओवरसीज वेंचर कीजिए, 5,000 करोड़ रुपए खर्च कीजिए मॉडर्नाइजेशन पे, सरकार से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग है तो ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। ऑटोनॉमी छोड़ दीजिए, इतना टफ हो रहा है। चलिए फैमिली में आ जाते हैं। फैमिली में जो बच्चे काबिल होते हैं, सुबह उठ जाते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, टाइम से अपना खुद काम कर लेते हैं, क्या उनको फैमिली मेंबर्स कंट्रोल डिक्टेट करेंगे? नहीं। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों किया? नहीं।